हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। गर्मी लग रही है कि नहीं आप लोगों को? गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, गर्मी बहुत लग रही होगी। आज बच्चों मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज, जिसका नाम रहेगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है अर्जुना सीरीज। इस अर्जुना सीरीज के अंतर्गत बच्चों हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम, है ना, कक्षा 12वीं गणित के हिंदी मीडियम के पूरे चैप्टर्स की वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कहीं और अगर नहीं पढ़ रहे होंगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पूरा हिंदी मीडियम, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो अदर स्टेट बोर्ड हो, उन सभी क्लासेस के लिए ये जो वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। इसमें आपको पूरा का पूरा हर एक चैप्टर की, मतलब अलग अलग एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियो मिलेगी। इसमें आपको बच्चों एक्सरसाइज के सॉल्यूशन तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ बच्चों इसमें आप लोगों को उन एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं या वो एक्सरसाइज कैसे बनेगी, उसके लिए उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो भी अपलोड रहेगा। जैसे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज की फर्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आपको पूरी मैथ समझनी है अच्छे से, बहुत ही बेस्ट लेवल पे, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। इसमें पर डे वीडियो अपलोड होते रहेगी। अगर आप लोगों की डिमांड रहती है बच्चों कि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों की डिमांड पर लाइव क्लासेस भी लगाई जाएगी। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप हिंदी मीडियम की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और वो फिजिक्स नीट जेई लेवल पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके पूरे बोर्ड के जितने भी टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। अगर आप 100 में 100 नंबर लेकर के आना चाहते हैं फिजिक्स में, यानी 100% मार्क लेकर के आना चाहते हैं फिजिक्स में, या मैथमेटिक्स में भी आप 100% मार्क लेना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर, कोई और नहीं, मैं ही राकेश टेमरे, पूरी की पूरी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ बच्चों, पूरी की पूरी सीरीज लेकर के आने वाला हूँ बच्चों, जिसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स की पूरी क्लासेस मिलेगी। ठीक है बच्चों, देखिएगा। एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ मैं कि आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं ना, तो लाइव के लिए कमेंट जरूर करेंगे, और अगर वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा बच्चों, जिससे आपको पूरी की पूरी वीडियो जैसे अपलोड होगी मिल जाएगी। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं मिलेगा बोर्ड के हिसाब से, कि बोर्ड में कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब चीजें इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है बच्चों। रेगुलर क्लासेस होगी, तो आप प्लीज क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते और वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर ये अर्जुना सीरीज है 2024-25। इसमें आप पहले चैप्टर संबंध और फलन की बात करेंगे बच्चों, जिसके एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपके सामने सबसे पहले आ गया समुच्चय। क्या आ गया? समुच्चय, सेट्स आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं समुच्चय की बात कर रहा हूं तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, अरे यार सर, अब तो 12th पढ़ा रहे हैं, समुच्चय कहां से आ गया? पर आप एक बात याद रखिएगा बच्चों, कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम 12th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, लेकिन अगर आप लोगों को समुच्चय के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अगर समुच्चय के बारे में नहीं समझता, या आप क्लास 11th के रिलेशन फंक्शन को नहीं पढ़ते हैं, आपको रिलेशन और फंक्शन नहीं पता, तो आप 12th में फिर बहुत दिक्कत जाने वाली बच्चों। रिलेशन फंक्शन में फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें भी आपको दिक्कत जाएगी। इसीलिए जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका समुच्चय है, फिर आपका जो रिलेशन है ना, आपका यहाँ पर हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन, उसके बाद आप रेंज की बात करेंगे बच्चों। आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हम बात करेंगे बच्चों प्रांत, सहप्रांत और परिसर की।
ये सब चीजें बच्चों आपको मिलने वाली है यहाँ पर बहुत बेस्ट लेवल में, और चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय। समुच्चय क्या कहता है बच्चों कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अगर मान लिया जाए आपके पास कोई वस्तु है, यानी कि अगर मैंने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आपको उसका जो सुपरिभाषित समूह दिया गया बच्चों, ये वर्ड को ध्यान से समझिए, सुपरिभाषित समूह, जिसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, कि अगर मैंने एक सेट लिया ए, तो अगर मैं इसमें लिख रहा हूं कि मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। अब देखिएगा बच्चों, ये आप क्लास 11th में पढ़कर क्या है, इसी को आप सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को आप समुच्चय बोलते हैं। यहां पर समुच्चय आपका ए है, यानी आपने समुच्चय को इंग्लिश अल्फाबेट, जो अंग्रेजी वर्ड होता है ना, उसके या जो अल्फाबेट होते हैं, वर्ण होते हैं, उसके अपने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि आप किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे जेड हो, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ए 1 2 3 और ये 4 जो लिखा हुआ है बच्चों, इनको आप एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम हिंदी में अवयव बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? इसको हम अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको अवयव बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 ये क्या आपके पास अवयव है, किसके? इस सेट ए के। तो आप यहां बोलेंगे कि जो 1 है, कहीं ना कहीं 1 बिलोंग कर रहा है ए में। ये जो 2 है, कहीं ना कहीं 2 बिलोंग कर रहा है ए में। ये जो 3 है, ये 3 भी तो बिलोंग कर रहा है बच्चों ए में। वैसे ही 4 भी बिलोंग कर रहा है ए में। क्लियर है ना बच्चों? अब क्या इस सेट को हम ऐसे ही लिख सकते हैं? नहीं, इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं तो इसको बोलूंगा x is such that x, है ना, x is such that x क्या है आपके पास? एक कौन सी संख्या है? अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या बेटा? ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो क्या कहेंगे? x is such that x एक प्राकृत संख्या। या कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, a is equal to x is such that x is belong to natural number, x is belong to natural number। ये हो गया आप लोगों के पास ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, इस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? आपको पता ही होगा। और इस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? आपका समुच्चय निर्माण रूप बोलेंगे बच्चों इसको, समुच्चय निर्माण रूप। और इसको कौन सा रूप बोलते हैं बेटा? इसको सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। क्लियर है? दो चीज समझ में आ गई, समुच्चय क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर दिया गया है बच्चों कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्तीय गुणन। अब ये कार्तीय गुणन होते क्या है? आपके पास डेफिनेशन भी है। ये जितने भी क्लिप है बच्चों, या जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। पूरी की पूरी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एनसीईआरटी के पूरे एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस सब करवाए जाएंगे बच्चों। क्लियर है ना? देखो क्या कहता है इसकी परिभाषा में, दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। एक वर्ड आया यहां पर क्रमित युग्म, इसको बाद में समझते हैं। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है? समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से, जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अतः P into Q is equal to bracket of PQ such that P is belong to P and Q is belong to Q। क्या बात है? इस बात को समझो। अगर बच्चों मेरे पास एक समुच्चय दे दिया है
P जिसके अवयव मैंने कहा कि 1 है, 2 है और ये 3 है, और दूसरा समुच्चय दिया गया बच्चों Q जिसके अवयव 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो समुच्चय मिल गए, दो सेट हो गए, है ना। अब क्या कहते हैं, अगर मैं P क्रॉस Q निकालूं, अगर मैं P क्रॉस Q फाइंड करूं, तो P क्रॉस Q कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या बात बोलेंगे बच्चों, अगर मैं यहां पर सेट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर हम इसकी बात करें, सॉरी ये सर्कल बन रहा है, हम यहाँ पर एक अलग से डायग्राम ले रहे हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, एक ये मिल गया और सेकंड हम अगेन ले लेंगे, इसकी कॉपी कर देते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक, हमने कहा बच्चों हमारे पास एक सेट P ये है और एक सेट Q ये है। इसका एलिमेंट 1, 2 एंड 3 और इसका एलिमेंट बेटा 4, 5 एंड 6 है। तो हमने कहा कि क्या P का रिलेशन 4 से हो सकता है? क्या P यानी कि मतलब 1 को हम 4 से ज्वाइन कर सकते हैं? क्या हम 1 को 5 से ज्वाइन कर सकते हैं? क्या हम 1 को हम 6 से ज्वाइन कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा कि 1 से आप 4 को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि हो गया ये आपका 1 4, ये आपका 1 5 और ये हो गया आपका 1 6। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 6 हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली अब आप देखेंगे बच्चों कि अब हम ये बात कहें कि क्या इस 2 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि क्या हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ये बात हो जाएगी कि 2 का रिलेशन आपका 4 से हो गया, 2 का रिलेशन आपके पास 5 से भी हो गया और 2 का रिलेशन आपके पास बच्चों 6 से भी हो गया। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों, क्या मैं एक बात ऐसी कह सकता हूं कि जो 3 का रिलेशन है वो 4 से भी है, 3 का रिलेशन 5 से भी है और 3 का रिलेशन 6 से भी है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे नोट कर सकता हूँ बच्चों कि 3 का रिलेशन हमारे पास 4 से भी है, 3 का रिलेशन हमारे पास 5 से भी है और 3 का रिलेशन हमारे पास 6 से भी है। तो क्या यही बात, ये जो हमने बात लिखी है बच्चों, क्या ये बात इसको सेटिस्फाई कर रही है? इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। कैसे कर रही है, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूं, अगर मैं 1 मिनट बच्चों, ठीक, 1 सेकेंड, ठीक, अगर मैं इस बात को, अगर अपने ऐसी बात कहे कि जो P क्रॉस Q है जिसमें एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, अब ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रमित युग्म। किसको बोलेंगे बच्चों क्रमित युग्म? ये है अपने पास, है ना, अपने पास जो क्रमित युग्म होगा बच्चों वो कौन सा होगा? ये है क्रमित युग्म, ये है क्रमित युग्म, ये क्रमित युग्म है बच्चों। अब ये क्रमित युग्म का समुच्चय है, क्रमित युग्म एक प्रकार का क्या बन गया, यहाँ पर अवयव बन गया। जैसे यहाँ समुच्चय में एक अवयव ये था, दूसरा अवयव ये था, तीसरा अवयव ये था, तो यहाँ पर अवयव क्या बना? ये टोटल पूरा का पूरा एक अवयव है बच्चों, ये टोटल पूरा का पूरा एक अवयव है, ये टोटल पूरा का पूरा एक अवयव है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर ये अवयव है तो अब ध्यान से देखो ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का है, पहले समुच्चय का अवयव है। अब इसको देखोगे तो ये दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। वैसे यहाँ देखोगे तो ये भी फर्स्ट सेट P से बिलोंग कर रहा है और ये Q से बिलोंग कर रहा है, ये फिर P से बिलोंग कर रहा है, ये Q से बिलोंग कर रहा है, ये P से बिलोंग कर रहा है, ये Q से बिलोंग कर रहा है। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग, यानी फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से बिलोंग करता है। वही तो बात बोल रहा है, P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ, है ना, PQ सच दैट P इज बिलोंग टू P, यानी पहला वाला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर ध्यान से देखो, अगर ये बात कुछ ऐसी होती बच्चों कि अगर कह देता कि अगर मैं Q क्रॉस P फाइंड करना चाह रहा हूं तो यह आ जाता आपके पास Q P such that Q is belonging to Q and P is belong to कैपिटल P। ये ऐसा होता बच्चों। इसका मतलब अगर Q P करते तो फर्स्ट सेट अगेन फिर Q से ही, फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बच्चों Q से ही बिलोंग करता,
और इस सेट का ये जो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा बच्चों। अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज कर भी देते हैं तो भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, मजे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ध्यान से देखो बच्चों, अब ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात और समझिए यहाँ पर, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर। क्या बात समझना है बच्चों? कि जो ये आपको 1 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, मतलब ये क्या आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है। क्या आपके पास ये 1 और ये 4 क्या है बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो आपके पास 1 है या हम ये 4 की बात कर रहे हैं, तो इस 4 को 1 की इमेज बोलते हैं, है ना? तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक का प्रतिबिंब कौन है, एक का अगर प्रतिबिंब देखे, एक का प्रतिबिंब देखे बच्चों, प्रतिबिंब देखे बच्चों, तो एक का प्रतिबिंब 4 है। लेकिन अगर मैं 4 का यहां पर हम देखें पूर्व प्रतिबिंब देखे बच्चों, पूर्व प्रतिबिंब देखे, तो क्या बच्चों अपने पास 1 है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसको हम पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। ये प्रतिबिंब किसका बच्चों? 1 का है। और ये देखो, ये जो 4 है ये प्रतिबिंब किसका है? 1 का है। लेकिन जो ये 1 है वो पूर्व प्रतिबिंब है 4 का बच्चों। इसका मतलब अगर मैं 1 को ऐसा आईने के सामने खड़ा कर दूं, ये 1 है, ये पेन है, ये 1 है, इसको अगर मैं आईने के सामने रख दूं तो क्या दिखेगा हमको आईने में? 4 दिखेगा बच्चों। कितना दिखेगा? 4। तो इस 1 की इमेज क्या बनी? 4 बनी बच्चों। क्या बनी बच्चों? 4। अब 4 के अगर पूर्व प्रतिबिंब की बात करें तो क्या है? 1 है। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इमेज प्री इमेज क्लियर हो गई? हाँ, प्रतिबिंब को हम इमेज बोलेंगे और पूर्व प्रतिबिंब को प्री इमेज बोलेंगे बच्चों। मैं कहीं कहीं पर इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इंग्लिश सीखो, है ना? आगे जो फ्यूचर है वो इंग्लिश का है, ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हुई? नहीं, कोई डाउट नहीं है अपने पास। तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म। क्लियर है? अब बच्चों अगर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूं कि अगर इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं है। वैसे तो अभी 11th में रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं, पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, एक बात और बताना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलिए, ठीक है, ब्लैंक दी गई है। अब इस ब्लैंक स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। क्यों ध्यान समझिएगा? क्या कहता है? अगर मैंने कहा था कि मेरे पास एक सेट P था जिसके एलिमेंट क्या क्या थे बेटा अपने पास? 1, 2 और 3 था बच्चों। एक सेट हमारे पास Q था जिसके एलिमेंट हमारे पास 4, 5 एंड 6 था बच्चों। अब मैं इसके अगर हमने अब इसके हम क्या बात कर रहे थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, क्रमित युग्म की बात कर रहे थे बच्चों। अब एक क्रमित युग्म कैसे लिखे जाते हैं, तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया है कि एक तरीका ऐसे है लिखने का, लेकिन दूसरा तरीका एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, उस बात को समझो। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि आप सबसे पहले एक्सिस बना लो। क्या बना लो बच्चों? एक्सिस बना लो। चलो हम एक्सिस बना देते हैं। ये हमारे पास हो गई, मान लिया जाए एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है बच्चों? ये एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गई। अब हम कहते हैं यहां पर वाई एक्सिस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाई एक्सिस ये बना लिया हमने, वाई अक्ष बना लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? एक्स अक्ष हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? वाई अक्ष हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि मैं यहां पर कुछ लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेकेंड लाइन हो गई, ये आपकी थर्ड लाइन हो गई। ठीक है, इन बात को याद रखेंगे। अब मैं अगर यहां बनाऊं तो एक लाइन ऐसी बन गई, एक लाइन ऐसी बन गई और एक लाइन ये ऐसी बन गई। ठीक है, अब एक बात को समझाना चाहूंगा बच्चों, गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी लग रही है ना? चलिए कोई बात नहीं, गर्मी लगेगी भी तो हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी का थोड़ा सामना तो करना पड़ेगा। देखो, एक्स एक्सिस में हम सेट P को रिप्रेजेंट कर देते हैं और वाई एक्सिस में हम सेट Q को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बताओ एक्स के एलिमेंट क्या क्या? 1, ये 2 और ये आपके पास 3। चलो, वाई के एलिमेंट बच्चों ये आपके पास 4, ये 5 और ये हो गया आपके पास 6। अब आप एक बात, इस बात को बताइए मुझे, इस बात को समझाइए यहां पर। अरे 1 2 3 4 को छोड़ो ना,
इस 1 2 3 4 को छोड़ दो, अभी 1 2 3 है ना यहाँ पर, उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो है उसको छोड़ दो अभी, है ना, हम अभी जो एलिमेंट दिए उसी को लेके बना रहे हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा कि अगर हम एक बात बोले आप लोगों से कि अगर ये जो पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या मिला बच्चों अपने पास, ये मिल रहा है 1 एंड आपके पास 4। ये पॉइंट क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है 2 एंड 4। और ये पॉइंट क्या मिल रहा है बच्चों, ये हमारे पास मिल रहा है आपके पास 3 एंड 4। क्या इस बात को हम समझते हैं, क्या इस बात को समझते हैं, क्या ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ध्यान से देखो, इस बात को समझो, ये क्या बच्चों, ये 1 है और ये 5 है, तो 1 और ये 5। अरे क्या कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम बच्चों इस बात को, ये 1 6 है, ये क्या बच्चों आपके पास 2 5 है, और ये क्या बच्चों आपके पास 2 6 है। वैसे आपके पास ये 3 एंड 5 है, और ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास है अपने पास मतलब कि 3 एंड 6 है। तो क्या इन्हीं को तो हमने किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड फॉर्म के रूप में लिखा था, मतलब क्रमित युग्म के हमने यानी क्रमित युग्म के रूप में लिखा था कि नहीं। ध्यान से देखो, अगर हम इसको उठाते यहां से लिख रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपके पास 1 4, फिर आपके पास 1 5, फिर आपके पास 1 6 मिला। वैसे सेकंड को उठा लो, ये आपके पास 2 4 है ना, सॉरी 2 4 2 5 एंड 2 6 मिला। वैसे आपके पास 3 4 3 5 एंड 3 6 मिल गया बच्चों। क्लियर है। तो अगर आपको वैसे नहीं समझना है तो आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास अगर आप ये एक्सिस लेके चल रहे हैं तो इन एक्सिस से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आपको ऑर्डर्ड पेयर भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इमेज प्री इमेज समझ में आ गई, यहां पर भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइम देखो, यहां कुछ टिप्पणियां दी गई है बच्चों। अब इन टिप्पणियों को हम समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, पहली टिप्पणी दी गई है बच्चों, कहता है दो क्रमित युग्म समान होते हैं। दो क्रमित युग्म क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो तथा संगत द्वितीय घटक भी समान। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि अगर एक मेरे पास क्रमित युग्म ए बी ऐसा है और एक क्रमित युग्म मेरे पास सी डी कुछ ऐसा है, ये दोनों क्रमित युग्म बराबर होंगे बच्चों। क्रमित युग्म समझ में आ गया था ना, जैसे मैंने बोला था कि 1 4 आपका क्रमित युग्म है ना, फिर 1 5 क्रमित युग्म है। तो ऐसे ही मैं क्या बात कह रहा हूं बच्चों, ऐसे ही मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर ए बी आपके पास एक क्रमित युग्म है और दूसरा क्रमित युग्म आपके पास सी डी है, तो ये ए किसके बराबर होगा, सी के, और ये जो बी किसके बराबर होगा बच्चों, डी के। तब हम कहेंगे कि दोनों क्रमित युग्म समान होंगे। केवल क्या कहता है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, क्या बात कह रहा है कि प्रथम घटक संगत प्रथम घटक, संगत संगत, इसके संगत ये, इसके संगत ये, अगर प्रथम संगत घटक तथा द्वितीय संगत घटक बराबर है तो क्या होंगे, वो क्रमित युग्म समान होते हैं। दूसरी बात बच्चों, यदि ए में P अवयव तथा B में Q अवयव है, यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है, अभी बात बताए थे हमने या समझा रहे हैं आपको। मैंने कहा एक सेट है A जिसमें क्या कहा 1 2 और 3, और एक सेट B ले लेते हैं तो हो जाएगा आपके पास 4 5 एंड 6। क्लियर, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये अपने पास दो सेट दिए गए हैं, इसमें क्या है आपके पास अवयवों की संख्या 3 है, इसमें अवयवों की संख्या 3 है। क्या बोल रहा है, ए में अवयव P है, B में अवयव Q है, तो A क्रॉस B में P इंटू Q अवयव होते हैं, अर्थात number of element of set A is equal to P and number of element of set B is equal to Q, then number of element of Cartesian product A into B is equal to P into Q. This means क्या बात होगी बच्चों, इसमें इस सेट A में
इस सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे और इस सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 3 3 9। इसका मतलब है कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो आपके पास कार्तीय गुणन होगा, उसमें जो अवयवों की संख्या होगी बच्चों वो 9 होगी। वो कितनी होगी बच्चों, 9 होगी। यानी आप इनमें अवयवों की संख्या का गुना कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, आप लोगों को क्या मिलेगा, क्रमित युग्मों की संख्या मिल जाएगी। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, यहां 3 अवयव थे, ये 3 अवयव थे, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो आपके पास यहां पर 9 क्रमित युग्म मिल गए बच्चों। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, थर्ड पॉइंट है आपके पास, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या है, जिसमें अवयव की संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ अवयव जरूर हो बच्चों, ठीक है। और ए या बी में से कोई अपरिमित है तो ए गुना बी भी अपरिमित समुच्चय होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो कक्षा 11 में आपने परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय पढ़ा है। परिमित मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, और अपरिमित मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, उसको हम अपरिमित कहते हैं। अब दोनों अरिक्त है, मतलब कुछ ना कुछ तो अवयव होंगे। इसका मतलब ध्यान से देखो, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि क्या बात बोलना चाह रहा है। वो बात कुछ ऐसी बोलना चाह रहा है कि अगर मान के चलिए एक सेट ए था जिसमें अवयव 1 और ए 2 है, ठीक है, और दूसरा बी कह देता है जिसमें हमारे पास मान लिया जाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। तो कहता है कि आपके पास ए तो परिमित है लेकिन बी परिमित है क्या, नहीं है। सेट बी परिमित नहीं है भाई। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर अवयवों की संख्या अनगिनत है, वो अपरिमित समुच्चय है। अब इन दोनों के अगर मैं क्रमित युग्म निकालूं तो ये भी तो अपरिमित होंगे, क्योंकि इस पहले 1 का रिलेशन 1 से होगा, फिर 1 का रिलेशन 2 से होगा, फिर 1 का रिलेशन 3 से होगा, फिर 4 से, फिर 5 6 7 8 9 10 जो भी रहेंगे नंबर उन सभी से होगा, होगा कि नहीं, फिर 2 का होगा। तो आप क्या काउंट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये भी अपरिमित होने वाला है बच्चों। मतलब यहाँ पर किसी भी आपका जो कार्तीय गुणन होगा उसमें जो क्रमित युग्म होने वाले हैं उन क्रमित युग्मों की संख्या क्या होने वाली बच्चों, अनंत होने वाली है, अपरिमित होने वाली है। क्लियर है। अब आपके पास लास्ट दिया गया है फोर्थ, ए क्रॉस ए मतलब यहाँ पर क्या हो गए, दो अवयव, मतलब कि दो समुच्चय नहीं है, यहाँ 3 समुच्चय। इन तीनों समुच्चय की बात की जाए तो क्या कहता है, तीनों समुच्चय में कितने, 1 2 3, यानी कि जो आपका क्रमित युग्म है उसमें 3 अवयव मिलेंगे और तीनों ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्रमित त्रिक बोलते हैं। उसमें युग्म मतलब जोड़ा था, यहाँ पर क्रमित त्रिग्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिक बोलेंगे, ठीक है, ट्रिप्लेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको डबलेक्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम संबंध पे, अपने जो टॉपिक है उस पर आ चुके हैं बच्चों कि संबंध क्या होगा। अब अगर संबंध की बात करें बच्चों तो संबंध में ध्यान से देखिए क्या कहता है परिभाषा, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय युग्म ए क्रॉस बी का एक क्या होगा, उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक संबंध क्या बोलता है, प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। देखो मैंने प्रतिबिंब आपको बता दिया था, प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। अब हम रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन को समझने के लिए हमको कार्तीय गुणन आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम समझ चुके थे, क्या समझे थे, तो ध्यान से देखो, एक समुच्चय में बार बार समुच्चय लेते चलूंगा, यहां पर ले रहा हूं एक समुच्चय मेरे पास ए है जिसका एलिमेंट 1 2 और 3 है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा मैंने एक सेट बोला बी है जिसका एलिमेंट 4 है 5 है 6 है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं आगे तो मैं इसको कुछ ऐसे बोलूं, ये फर्स्ट और हमने कहा ये सेकेंड, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो,
दो बन गए। अब मैं कहता हूं कि आपके पास एक सेट ये ए था, एक सेट ये बी था। इसके एलिमेंट 1 है, 2 है और ये 3 है। इसके एलिमेंट बेटा ये 4 है, 5 है और ये 6 है। तो क्या 1 का रिलेशन 4 से है? देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर कार्तीय गुणन लिखना चाहूं, कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है बोलता है, तब कार्तीय गुणन लिखते हैं। तो हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, और ए क्रॉस बी कैसे लिखे थे हमने? तो एक का रिलेशन 4 से, फिर एक का रिलेशन 5 से, फिर एक का रिलेशन 6 से। मतलब हमने 1 4, फिर हमने 1 5, फिर 1 6, फिर 1 हो गया ना। अब 2 का, किसका? 2 का रिलेशन 4 से, फिर 2 का रिलेशन 5 से, और फिर 2 का रिलेशन 6 से करेंगे। फिर 3 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 5 से, और 3 का रिलेशन आप देखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका 6 से। क्लियर है ना? क्लियर है यहां तक? अब क्या इस 1 का रिलेशन हमने 5 से भी किया, 1 का रिलेशन हमने 6 से भी किया। सिमिलरली आप चेक करेंगे तो क्या 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से और 2 का रिलेशन 6 से। सिमिलरली आप चेक करेंगे बच्चों कि 3 का रिलेशन 4 से, 5 से और 6 से है। अब क्या ये रिलेशन ही तो है, संबंध। संबंध मतलब किसका किस से? तो भाई 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। ये रिलेशन ही तो है भाई। सब रिलेशन का मतलब संबंध। संबंध संबंध का मतलब है क्या 1 का संबंध 4 से है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से समझो ना। तो क्या बोल रहा है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी तो एक प्रकार का रिलेशन है बच्चों। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी तो एक प्रकार का, ये भी तो एक प्रकार का रिलेशन ही है। तो क्या बोला उसने? कहता है अगर एक अरिक्त समुच्चय आता है, अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? दूसरा भी एक अरिक्त समुच्चय है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। जो कार्तीय संबंध 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 कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब अगर मैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करूं तो हम रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो अब ये जो रिलेशन होगा, जो आर होगा, वो कहीं ना कहीं क्या बोलता है? सबसेट होता है, कहता है ए क्रॉस बी का। तो क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि इस यहां पर कि आर क्या है? सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब आर क्या है यहां पर? उप समुच्चय है। किसका? ए क्रॉस बी का। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी इस ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होंगे बच्चों, जितने भी उप समुच्चय होंगे वो सभी इस ए और बी में संबंध कहलाएंगे। वो सभी इस ए और बी में संबंध कहलाएंगे। संबंध को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो एक हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस आर इज रिलेशन, यानी आर का जो रिलेशन है, आर का जो रिलेशन है, आर का जो यानी आर जो रिलेशन है वो क्या होगा? ए क्रॉस बी। एक तो ऐसे लिखेंगे, यानी आर रिलेशन है किसमें? ए क्रॉस बी में। या तो हम लिखेंगे ए रिलेशन टू बी, यानी ए और बी में रिलेशन है। ठीक, अब क्या रिलेशन है देखेंगे। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं कि कितने रिलेशन होंगे सर, या कितने संबंध होंगे सर, इस बात को समझना है बच्चों, इस बात को समझना है बच्चों। तो क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से देखो। अब अगर मैं यहां पर उप समुच्चयों की संख्या निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं बच्चों? उप समुच्चयों की संख्या निकालना चाहूं, तो उप समुच्चयों की संख्या के लिए हम देखेंगे कि यहाँ कितने एलिमेंट्स है, यानी यहाँ पर आपके पास कितने क्या दिए गए हैं, कितने क्या दिए गए बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर दिए गए, क्रमित युग्म दिए गए हैं। तो क्या बात फार्मूला निकलेगा? अगर मैं यहाँ पर समुच्चय या संबंध की संख्या निकालूंगा, किसकी संख्या निकालूंगा? संबंध की संख्या। अगर आप यहाँ पर संबंध की संख्या निकालना चाहते हैं बच्चों, संबंध की संख्या या संबंधों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो ये होगी बच्चों आपके पास, ध्यान से देखना, क्या होगा? 2 रेज़ टू दी पावर, 2 रेज़ टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रमित युग्मों की संख्या। अब ये क्रमित युग्म कितने बने? तो भाई हमने बोला था इस सेट में जितने एलिमेंट है और इस सेट में जितने एलिमेंट है उन दोनों का क्या कर दो? गुना कर दो, तो क्रमित युग्मों की संख्या मिलती है। क्या मैं इसमें हम बोल दे कि इसमें p एलिमेंट है, दूसरे में q एलिमेंट है, तो दोनों की पावर लगा दे यहाँ पर 2 रेज़ टू दी पावर p इंटू q।
तो यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा कि कितने संबंध होंगे। मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट है टोटल, तो 2⁹9, और 2⁹9 है तो उतने आपके पास रिलेशन भी होंगे बच्चों, उतने आपके पास रिलेशन भी होंगे। सोच लो कितने रिलेशन होंगे, 2⁹9 समझ रहे हैं ना आप, 218 के लगभग कितना होगा, 218 के लगभग, 218 होगा कि कितना होगा, देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है, यहाँ तक बढ़ जाए आगे, चलो ठीक, ध्यान से देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन समझ में आ रहा है, रिलेशन क्या है, मतलब ये ऐसा रिलेशन होगा, और रिलेशन को डिटेल समझना है तो क्या मैं रिलेशन इसको ऐसे बोल दूं, अगर मैं यहाँ पर इस बात को फॉर्मूला दे देते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल गया हमारे पास एक, अब मैं एक रिलेशन बता देता हूँ। क्या एक रिलेशन में ऐसा कह सकता हूँ कि भाई 1 का रिलेशन किससे, सर 4 से, सर 2 का रिलेशन किससे, सर 5 से, सर 3 का रिलेशन किससे, 6 से, तो खत्म कर दो, ये भी तो एक रिलेशन है। ठीक है, कि एक रिलेशन ऐसे लिख दे बच्चों हम लोग, एक रिलेशन ऐसे लिख देते हैं, R इज इक्वल टू ओनली 2 का रिलेशन 4 से, खत्म। क्या कोई दिक्कत है कि रिलेशन ऐसे बन सकता है, बन सकता है यार, 2 का रिलेशन 4 से, भाई यानी यहाँ के सम संख्या का यहाँ के सम संख्या से संबंध, और यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 2 का रिलेशन 6 से, ठीक, खत्म। क्लियर है ना, मतलब रिलेशन तो बहुत से बन सकते हैं। आपने पावर सेट पढ़ा है ना, पावर सेट पढ़ा है क्लास 11th में, हाँ उससे बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अरे देखो जो बात हमने वहां बताए थे उस बात को यहाँ लिखा गया है, फार्मूला, किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है यदि समुच्चय A में P अवयव है, समुच्चय B में Q अवयव है, तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B में जो क्या हो जाएगा, संबंधों की कुल संख्या जो होगी 2⁵P इंटू Q होगी। ये तो बात हमने आपको भी बताया था बच्चों क्लियर है ना, यही चीजें तो बताया हमने आपको। क्लियर, कितने भी की रिलेशन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इस फार्मूले से निकलेंगे, इस फार्मूले से निकलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे बच्चों, अब यहाँ पर दिया है परिभाषा नंबर 3 और परिभाषा नंबर 4, क्या है ध्यान से देखते हैं। कहता है समुच्चय A से संबंध, यानी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, संबंध R का प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रेंज कहते हैं सर, प्रांत कहते हैं सर। प्रांत को मैं रेंज बोलूंगा बच्चों, याद कर लो, प्रांत को मैं क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। तो आप समझ जाना है कि ये प्रांत है। बात समझा रहा हूं, बात समझा रहा हूं, क्या बात है। एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं, एक रिलेशन लिख रहा हूं, किस में लिख रहा हूं बच्चों, याद कर लो, इसमें लिखूंगा बच्चों हमेशा, किस में लिखूंगा, इसमें लिखूंगा। क्लियर है ना, इसी में लिखूंगा, एक सबसेट लिखने वाला हूं। ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं। मैंने कहा यहां पर एक रिलेशन लिखा कि जो A, B इज सच दैट क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू A, या हम इसको A इज इक्वल टू नहीं कहते, हम कह देते हैं कि B इज इक्वल टू A प्लस 3, A प्लस 3, A प्लस 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, A प्लस 3 फॉर ऑल A इज बिलोंग टू कैपिटल A एंड B इज बिलोंग टू कैपिटल B, बिलोंग टू कैपिटल B। ये बात बोल, रिलेशन बोला हमने, ये रिलेशन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेट क्या लिया हमने, एक सेट A था, वो कौन कौन सा बेटा, 1, 2 और 3, और एक सेट B लिया हमने जिसके एलिमेंट कितने बच्चों, 4, 5 एंड 6। तो हमने रिलेशन लिख दिया। अब ये इस रिलेशन को हम लिखना चाहे तो क्या रिलेशन ऐसा है, ध्यान से देखो, ए बी यहां पर क्या है, क्रमित युग्म है बच्चों, क्या है, क्रमित युग्म है, जिसमें अगर मैं A ऐसा रखूं कि उसमें 3 ऐड करूं तो B आना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर A की वैल्यू 1 रखूं, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4। फिर अगर 2 रखूं तो 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। फिर अगर मैं 3 रख दूं तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6। तो हमारे पास रिलेशन ये बन गया। क्या रिलेशन ऐसे बन गया, क्या रिलेशन और चेंज हो सकता है, हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, एक रिलेशन ऐसा बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू, ये R1 हो गया आपका मान लो,
ये आपका R1 था, ठीक है। अब R2 देखते हैं क्या हो जाएगा। A, B इज सच दैट, क्या हो जाएगा, A, B इज सच दैट, क्या हो जाएगा, अब यहां कह सकते हैं A व B दोनों क्या हो, सम हो। अब दोनों कैसे हो, सम है। सम है तो मैंने कहा R2 इज इक्वल टू, भाई ए बी सम, यहां से सम उठाओ 2 मिला, यहां से सम उठाओ 4 मिला, ठीक है। भाई यहां से एक सम उठाओ 2 मिला, क्या यहां से सम उठाओ 6 मिला, क्या यही रिलेशन होगा। अरे भाई कैसे लिखे सर, कैसे लिखे सर, तो ध्यान से लिखो। यहां से सम वाले दोनों उठाओ, एक सब दोनों में सम यहां पर मिल रहा है, दोनों में सम यहां पर मिल रहा है, खत्म। बाकी कहीं पर दोनों में सम नहीं मिला तो आपके पास क्या हो गया, यही तो मिलेंगे, तो एक रिलेशन नहीं होंगे। अब कहता है इन रिलेशनों के जो आपके पास क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म के जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम रेंज बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं बच्चों। मतलब जो प्रांत मिलेगा आप लोगों के पास, जो प्रांत मिलेगा, अगर मैं प्रांत देखना चाह रहा हूं, प्रांत देखना चाह रहा हूं किसका, R1 का अगर प्रांत देखना चाहूं तो क्या मिला बच्चों, इसका पहला एलिमेंट 1 2 और ये 3, तो आप क्या देखेंगे 1 2 और 3। अगर मैं प्रांत देखना चाहता हूं बच्चों R2 का, तो R2 का प्रांत क्या है बच्चों, 2 and 2 है, मतलब ओनली 2 है। क्लियर बात हो गई, क्लियर कट बात हो रही है, बात समझ में आ रही, प्रांत क्या है। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखो, समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक, सभी द्वितीय घटकों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपके पास, संबंध R का परिसर कहते हैं। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, प्रांत 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 डोमेन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, डोमेन, सॉरी क्या कहते हैं, डोमेन। और परिसर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज, क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। तो क्या हो गया आप लोगों के पास, अगर मैं परिसर देखना चाहूं, परिसर देखना चाहूं, अगर R1 का परिसर देखूं बच्चों, तो R1 का परिसर क्या है, इस क्रमित युग्मों के सेकेंड अवयव को हम 4 5 6, क्या मिला क्या, 4 5 6। और अगर R2 में देखूं बच्चों, क्या मिला 4 और 6। ये आपके पास क्या है, परिसर है, रेंज है। लेकिन अगर मैं सहप्रांत देखूं बच्चों, संबंध B है, समुच्चय B, संबंध R का क्या होता है, सहप्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, को डोमेन कहलाता है बच्चों, को डोमेन कहलाता है बच्चों ये। तो हम क्या, अगर मैं यहाँ पर सहप्रांत लिखूं, तो सह अगर प्रांत देखना चाहे आप, तो भाई सहप्रांत R1 का बराबर R2 का सेम होगा, और वो क्या होगा बच्चों, 4 5 एंड 6, मतलब दूसरे वाले सेट को पूरा का पूरा आप सहप्रांत कह सकते हैं बच्चों। क्लियर है, दूसरा वाला जो सेट होगा वह सहप्रांत है, कोडोमेन है, जबकि ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो रेंज होगा, और जबकि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा बच्चों वो आपके पास डोमेन होगा, प्रांत होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक। अब आ गए हम संबंधों के प्रकार। अब संबंधों के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर आप टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखते हैं तो आप में इसमें पहला जो परिभाषा आती है, आप जो पहला टाइप है बच्चों वो है आपके पास रिक्त संबंध का। पहला जो है वो है रिक्त संबंध। क्या है बच्चों, रिक्त संबंध है बच्चों। रिक्त संबंध को अच्छे से समझेंगे कि ये रिक्त संबंध होता क्या है बच्चों। ये रिक्त संबंध मिल गया अपने पास, ये रिक्त संबंध मिल रहा है कि हम क्या बोलेंगे कि रिक्त संबंध क्या होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम देख रहे हैं रिक्त संबंध को, तो ये रिक्त संबंध क्या है इसको हम समझते हैं। चलिए, क्या कहता है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब R इज इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसका मतलब अब यहाँ पर हम A और B दो सेट की बात नहीं करेंगे, अब से हम बात करने वाले हैं बच्चों एक ही सेट की, और वो सेट होगा A। A क्या हो गया बच्चों, अगर मैंने कहा एलिमेंट 1 और 2 और ये आपके पास 3 है, ये हमारे पास 3 एलिमेंट मिल गए। तो मैं अगर A क्रॉस A निकालूं, A क्रॉस A निकालूं, तो A क्रॉस A क्या होगा,
सर 1 का इमेज 1 से, सर 1 का इमेज 2 से, सर 1 का इमेज 3 से, फिर भैया 2 का इमेज 1 से, यानी 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, फिर 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 2 से, और 3 का रिलेशन 3 से। सर ये समझ में नहीं आया। अरे भाई अभी हमने आपको बताया था ऐसा डायग्राम लो। चलो एक डायग्राम ये, अरे भाई आपकी कॉपी करेंगे हम, ये आ गया एक सेट अपने पास, ये ए, भाई ये भी तो सेट ए ही लिए हमने, ये भी तो सेट ए ही लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक सेट ए, ये सेट ए, इसका एलिमेंट 1 2 3, इसका भी एलिमेंट 1 2 3। भाई एक की इमेज 1 बनी, एक की इमेज 2 बनी, एक की इमेज 3 बनी, फिर 2 की इमेज 1 बनी, 2 की इमेज 2 बनी, 2 की इमेज 3, वैसी 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3 से। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, अब ऐसा है तो मैं इस चीज को पूरा क्लीन करना चाह रहा हूं, ये आप पूरा क्लीन कर दीजिए, इसको हम यहाँ क्लीन कर देते हैं। ये क्लीन हो गया, इन डायग्राम को हम मिटाने की भी कोशिश करते हैं। चलो अगर मिट जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिट रहे चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पूरा का पूरा क्लीन ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है कि अगर हम देखें कि जो आपके पास ए क्रॉस ए फाइंड किया आपने, अब रिक्त संबंध बताना था, तो क्या एक रिलेशन आर कुछ ऐसे बनने वाला है, आर इज इक्वल टू, मैं रिक्त संबंध निकाल रहा हूं, मैंने कहा a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू 3 प्लस या a प्लस 3, हम a प्लस 3 बोल दें। चलो ठीक, अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर r ले रहा हूं, मैंने कहा a की वैल्यू अगर 1 रखा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 4। भाई a की वैल्यू अगर यहां से लेंगे ना, अगर मैं a की वैल्यू 2 रखा तो 5 और a की वैल्यू 3 रखा तो 6। मुझे बताओ कि क्या ऐसे कोई भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग में यहां पर है क्या? नहीं है। इसका मतलब हो रहा है कि ऐसा कोई भी आपके पास रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब आपके पास कोई भी आपके पास क्रमित युग में नहीं है। तो आपके पास जो आर रिलेशन मिला वो कैसा मिल गया? फाई मिल गया, रिक्त संबंध मिल गया, रिक्त रिलेशन मिल गया, इम्पटी रिलेशन मिल गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इम्पटी कैसे समझ में आया? ठीक है, इम्पटी समझ में आ रहा है ना? ठीक, नेक्स्ट दूसरी परिभाषा अब हम यहां बात करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम यहां बात करने जा रहे हैं वो है सार्वत्रिक संबंध की, सार्वत्रिक संबंध की, यूनिवर्सल रिलेशन की। बड़ा मजेदार सा टॉपिक है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है आपके पास सार्वत्रिक संबंध? कहता है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। एक बात याद रखें, सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें बच्चों तो उसके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अरे भाई समझिएगा, मैंने बीच कहा था कि सेट ए था हमारे पास जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 थे, तो हमने ए क्रॉस ए निकाला था बच्चों। क्या था हमारे पास? 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, फिर 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 2 से एंड 3 का रिलेशन 3 से। यही बात था। क्या अब यही तो एक प्रकार का रिलेशन है? यही तो एक प्रकार का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? इस बात को समझाता हूं मैं आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये रिलेशन कैसे यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी क्रमित युग्म है, वो रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास सार्वत्रिक संबंध। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कहता है उदाहरण नंबर 1,
मान लीजिए, अब उदाहरण को समझते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से, है ना। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है अगर वीडियो लंबी होती भी है तो, पर मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो खत्म कर दूंगा बच्चों। क्लियर है? देखिए, कहता है मान लीजिए कि एक आपके पास मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब आप देखिए कि आपके पास एक समुच्चय ए है जिसमें क्या बोलता है, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा, स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह जो ए रहेगा, और ये स्कूल किसका है, बालकों का है। याद रखना बच्चों, किसका है, बालकों का है, बालिकाओं का नहीं है। यहां पर केवल बॉयज पढ़ते हैं। दर्शाइए कि R इज इक्वल टू, मतलब एक रिलेशन दिया है बच्चों, A, B इज सच दैट A, B की बहन है। मतलब ये जो A है वो B की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा R प्राइम इज इक्वल टू, तथा R डैश एक दूसरा रिलेशन दिया है हमारे पास। दूसरा रिलेशन क्या दिया है, R डैश इज इक्वल टू, कहता है A, B सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या बात बोल रहा है उस बात को समझते हैं हम लोग। पहली बात, एक समुच्चय ए दिया है जिसमें पूरे के पूरे विद्यार्थी कौन है, बालक है, लड़के हैं। तो मुझे बताओ कि क्या यहां से हम एक रिलेशन ले रहे हैं, क्या रिलेशन में बहन वाली बात हो सकती है, लड़की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, एक भी लड़की नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन मिलेगा बच्चों, मतलब ये आपको जो रिलेशन मिलने वाला है वो रिलेशन क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 5, एक रिक्त संबंध है। तो मैं बोलूंगा कि समुच्चय ए में तो कोई लड़की है ही नहीं, तो ए और बी में कोई भाई बहन वाला संबंध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो मतलब जो आपका रिलेशन R है वो क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्त संबंध हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं कि द्वारा प्रदत्त फलन एक सार्वत्रिक संबंध है, अब ध्यान से देखो, सार्वत्रिक संबंध को हम देखते हैं, सार्वत्रिक संबंध कैसे बनेगा। दूसरा देखो, तो क्या बात कह रहा है कि अगर मैंने कहा, ध्यान से देखो, A, B सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। एक बालक ये है, मान लो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, किस में पढ़ रहा है, कक्षा पहली में पढ़ रहा है, और एक बालक ये है बच्चों जो कहाँ पढ़ रहा है बच्चों, क्लास 12th में पढ़ रहा है, ये 12th वाला बच्चों। अब बताओ क्या दोनों की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से अधिक हो सकता है या 3 मीटर हो सकता है? अरे नहीं हो सकता भाई, एक बच्चा इतना और एक बच्चा इतना ही होगा, ऊंचाई का अंतर ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, 3 मीटर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 3 मीटर भी नहीं हो सकता। अरे अपनी हाइट देख लो, आपकी हाइट लगभग 1.5 मीटर होगी, 2 मीटर होगी, अरे 2.5 मीटर होगी, 2.5 मीटर होगी, अरे 3 मीटर होगी आपकी हाइट। कितने मीटर होगी? 3 मीटर होगी, ले लिए अधिक से 3 मीटर। लेकिन दूसरा बच्चा भी तो कहीं ना कहीं आधा मीटर का तो होगा, और 3 में से आधा को घटाओगे तो 2.5 ही मीटर तो आएंगे, तो उससे कम ही होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है बच्चों, R डैश जो है वह एक क्या है, वह एक कैसा है बच्चों, सार्वत्रिक संबंध है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो R डैश है वो A क्रॉस A ही है। बात समझ में आ रही है ना? इम्पैरेटिव रिलेशन समझ में आया, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया, तो ये आसान है, कोई दिक्कत